रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह नई दिल्ली से। आज हम एक ऐसे सैन्य अभियान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आधुनिक हवाई युद्ध का रुख बदल देने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। सिर्फ 72 घंटों में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बेहद सोच समझकर बनाई गई हवाई रणनीति को अंजाम दिया। ऐसा अभियान जिसने न केवल पाकिस्तान की वायु रक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदल दी, बल्कि भारत की छवि को 21वीं सदी के एक महाशक्ति के रूप में फिर से स्थापित कर दिया। आइए इसको समझने के लिए कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सिंदूर रणनीतिक रूप से इतना शानदार क्यों माना जा रहा है? 3 दिनों के हवाई युद्ध ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में क्यों स्थापित किया? वास्तविक रूप से पाकिस्तानी वायुसेना को कितना नुकसान हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियार तकनीक का मिथक क्यों टूट गया? लेकिन इससे पहले कि हम इन सवालों का जवाब ढूंढें, आइए एक नजर डाल लेते हैं प्रमुख ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड को जल्द ही पहला वेमटेक ST5 प्रोटोटाइप मिलने वाला है। स्पेन की कंपनी यूरोवेसा ने अपना वेमटेक ST5 टैक्टिकल व्हीकल न्यूजीलैंड भेजा है, जो वहां की सेना के बेड़े को अपग्रेड करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। नीदरलैंड्स ने जर्मनी के साथ मिलकर कम से कम 46 लेपर्ड A28 टैंकों को खरीद के लिए एक अनुबंध पूरा किया है। स्पेन की कंपनी EMNE ने Forex 6x6 पेश किया है, जो NIMR के JAIS प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ये वाहन बेहतर सुरक्षा और गतिशीलता को दर्शाते हैं। इसमें एक न्यू टरेट है और इसके कई वेरिएंट्स भी जल्दी आने वाले हैं। फिनडेफ 2025 में इंस्टालाजा और हिस्पैनो नामक एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला शोल्डर फायर्ड सिस्टम पेश किया है, जिसमें बेहतर निशाना लगाने की क्षमता और कम वजन है। इसे स्पेन की मरीन कोर्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें न्यू फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। एक बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल को निशाना बनाते हुए ड्रोन्स और मिसाइल्स दागी। बताया जा रहा है कि यह हमला भारत के हाल ही में सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किया गया। हालांकि भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और L-70 गन्स शामिल थी, इन सब ने मिलकर खतरे को समय रहते नाकाम कर दिया और सिखों के इस पवित्र स्थल को एक बड़ी त्रासदी से बचा दिया। ऐसे ही दुश्मन की कोशिशों को कुछ और धार्मिक स्थलों पर भी देखा गया, जिसमें वैष्णो देवी मंदिर और शंकराचार्य मंदिर शामिल हैं। जम्मू में वैष्णो देवी क्षेत्र के पास हमले की कोशिश के दौरान कुछ समय के लिए बिजली गुल हो गई, लेकिन इन सभी हमलों को समय रहते नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इन हमलों की निंदा करते हुए इसे पाकिस्तान द्वारा पवित्र स्थलों को निशाना बनाने और भय फैलाने की नापाक साजिश बताया। उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत की एयर डिफेंस पूरी तरह सतर्क और तैयार है। 8 तारीख की सुबह अंधेरे में पाकिस्तान ने एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें उसने मानव रहित हवाई हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे कि ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें। हमें पहले से ही इस हमले की आशंका थी और हम पूरी तरह से तैयार थे। हमारे बहादुर और सतर्क वायु रक्षा के जवानों ने पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया और सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, जो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को निशाना बना रहे थे। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलें अपनी ही जमीन से लॉन्च की थी, जो उसका मुख्य आधार था। उसका निशाना भारतीय सेना के ठिकानों के साथ साथ आम नागरिकों की बस्तियां भी थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान की सेना ने इन मासूम लोगों को भी अपना वैध निशाना माना। पाकिस्तानी सेना ने धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा। इसका एक बड़ा उदाहरण है अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और सभी लोगों की आस्था का केंद्र है।
आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा हवाई अभियान जिसमें न केवल पाकिस्तान के हवाई अड्डों को तहस नहस कर दिया गया, बल्कि चीन और अमेरिका द्वारा दिए गए दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों की कमजोरी भी दुनिया के सामने उजागर कर दी। पाकिस्तान की एयर डिफेंस शील्ड दो मुख्य हिस्सों पर टिकी हुई है। एक है अमेरिका निर्मित TPS-77 लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार और दूसरा है चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम, जो एक सतह से हवा में मार करने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल हथियार है, जिसकी तुलना रूस के S-300 या अमेरिका के पेट्रियट से की जाती है। TPS-77 जो अमेरिका के $89 मिलियन के अनुबंध का हिस्सा है, यह रडार 450 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले विमानों को ट्रैक कर सकता है, जो पाकिस्तान के आसमान की 24 घंटे की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। HQ-9, जिसे 2021 में शामिल किया गया था, एक ताकतवर बचाव प्रणाली है। इसका काम पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों, कमांड सेंटर्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों से बचाना है। इन्हें पाकिस्तान के शहरों और सैन्य केंद्रों में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था, जैसे लाहौर, कराची, मलेर कैंटोनमेंट और यहां तक कि रावलपिंडी के आसपास भी। पाकिस्तान ने $89 मिलियन के सौदे के तहत 6 TPS-77 रडार्स खरीदे थे और HQ-9 मिसाइल सिस्टम 2021 में सेवा में आना शुरू हुआ, जो पाकिस्तान के अहम एयरबेस और जरूरी ठिकानों की ऊंचाई पर सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बने। लेकिन भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर की रात ये आधुनिक सिस्टम अपने मुख्य मकसद रक्षा प्रदान करने में विफल रहे। भारत की मुहिम बमों से नहीं बल्कि दिमाग से शुरू हुई। वेव 1 यानी कि पहली लहर, नकली विमान और मानव रहित ड्रोन, जिसमें कुछ हार्पी और कुछ स्वॉर्म UAVs आधारित थे, पाकिस्तान की वायु सीमा में प्रवेश करते हैं। दूसरी वेव में पाकिस्तान की वायु रक्षा नेटवर्क सक्रिय हो जाती है और रडार चालू हो जाते हैं और HQ-9 मिसाइलें निशाना साधने लगती हैं। वेव 3 में भारतीय हार्पी और हरोप लॉइटरिंग म्यूनिशंस और एंटी रेडिएशन ड्रोन्स रडार सिग्नल्स को लॉक करते हैं और हमला कर देते हैं। इन तीनों वेव्स में जो टारगेट्स न्यूट्रलाइज किए गए, उसमें लाहौर के आसपास के रडार इंस्टॉलेशंस, मलीर कैंटोनमेंट कराची में HQ-9 लॉन्चर, सियालकोट और पसूर में ड्रोन्स डॉम्स शामिल हैं। एयर मार्शल AK भारती के अनुसार लाहौर के पास एक चीनी HQ-9 साइट को पूरी तरह से बेअसर कर दिया गया। भारत की रणनीति एक क्लासिक सीड थी, यानी दुश्मन की वायु रक्षा को दबाने की रणनीति। सबसे पहले डिकॉयज आए, ड्रोन और नकली लड़ाकू विमान जानबूझकर रडार की रेंज में उड़े, जिससे पाकिस्तानी हवाई रक्षा सक्रिय हो गई। जैसे ही रडार ने लॉक किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इजरायली हार्पी लॉइटरिंग एम्यूनिशन, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, ने रडार सिग्नलों पर निशाना साधा। भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि लाहौर के पास एक रडार साइट, जहां HQ-9 बैटरी होने का शक था, उसको निष्क्रिय कर दिया गया। फिर आया असली ताकतवर हथियार, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज जैसे स्टैंड ऑफ हथियार, जिन्होंने प्रमुख हवाई अड्डों सरगोदा, शुक्र, रहीम यार खान और कराची के मिलेर पर हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे पर बड़े बड़े खड्डे और तबाह हुए बंकर साफ दिखाई दिए। इन हमलों की खास बात यह नहीं है कि क्या उपकरण नष्ट किए गए, बल्कि ये उपकरण किसके थे, वह किसका प्रतीक थे। अमेरिका के TPS-77 रडार और चीन के HQ-9 मिसाइल सिस्टम। इस तरह भू राजनीतिक दांव पर भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि अमेरिकी और चीनी रक्षा तकनीक की विश्वसनीयता को भी चुनौती दी। नई दिल्ली ने संकेत दिया कि वह असली मुकाबले में चीनी वायु रक्षा प्रणाली को बेअसर कर सकता है, और उसने अमेरिकी रडार सिस्टमों की कमजोरी को उजागर कर दिया, जो बिना सुरक्षा इंतजामों के तैनात किए गए थे। चीन की खामोशी,
HQ-9 सिस्टम्स के नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अनाधिकारिक सरकारी मीडिया ने इन हमलों को आक्रामक कार्रवाई बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका चिंतित लेकिन खामोश। TPS-77 रडारों की एंड यूज मॉनिटरिंग बंद दरवाजों के पीछे सवाल खड़े कर सकती है। पाकिस्तान नुकसान से इनकार किया, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि भारतीय मिसाइलों ने नूर खान और अन्य एयरबेसों को निशाना बनाया। चीन के लिए जिनके HQ-9 सिस्टम अब तबाह हो गए हैं, इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। भारतीय विश्लेषक इसे पहले ही बीजिंग की हथियार निर्यात छवि के लिए भारी झटका बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चीनी सैन्य निर्यात का वास्तविक परीक्षण बन गया है और शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि परीक्षण के परिणाम चिंता बढ़ा रहे हैं। अमेरिका जो चुपचाप देख रहा है, वो भी चिंतित हो सकता है। TPS-77 एक अमेरिकन प्रोडक्ट है। अगर ये कमजोर पड़ता है तो तकनीक लीक होने या कमजोर पड़ने को लेकर सवाल उठ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 3 दिनों में खत्म हुआ, किसी के दबाव की वजह से नहीं, बल्कि भारत की अपनी मर्जी से। भारत ने अपना संदेश साफ कर दिया और पीछे हट गया। नौसैनिक या जमीनी अभियानों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सामाजिक या नागरिक ढांचों को कोई निशाना नहीं बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं किया गया। यह था 21वीं सदी का रोकथाम तरीका। अत्याधुनिक तकनीक, बड़ा असर, लेकिन कम तनाव। भारत ने दिखाया कि कैसे रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल करते हुए पूरे वायु क्षेत्र पर श्रेष्ठता बनाई जा सकती है, जिसमें अंतरिक्ष, साइबर और AI सिस्टम्स की तकनीकों का एकीकरण करके एक बढ़त बनाई गई और एक शांत आत्मविश्वास दिखाया कि सम्मान पाने के लिए जमीन पर कब्जा करना जरूरी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के रडार और मिसाइल सुरक्षा तंत्र के नष्ट हो जाने से सिर्फ युद्ध का मैदान ही नहीं बदल गया, बल्कि 2 महाशक्तियों की रणनीति भी बदल गई है। अमेरिका का चुप रहना बहुत कुछ बताता है, चीन का चुप रहना उससे भी ज़्यादा बात करता है। ऑपरेशन सिंदूर को दक्षिण एशिया के सैन्य इतिहास में सबसे साहसी हवाई अभियानों में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो सटीक हमलों, सुपरसोनिक मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक ताकत के जरिए दिया गया, और यह संदेश पाकिस्तान के पूरे आसमान में जोरदार तरीके से पहुंचा। अब हम बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या खोया। आइए सबसे पहले इस बात से शुरुआत करें कि किसी देश के आसमान को सुरक्षित रखने वाली चीज क्या है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने 2 विदेशी तकनीकों पर बहुत भरोसा किया था। एक थी चीन की HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और दूसरी थी अमेरिका की TPS-77 लॉन्ग रेंज रडार। इन दोनों सिस्टम्स ने मिलकर पाकिस्तान की हवाई निगरानी और दुश्मन के हमलों को रोकने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था बनाई थी। लेकिन वह ग्रिड टूट गया। भारतीय एंटी रेडिएशन ड्रोन्स, इजरायली हेरोप्स और हर्पी सबसे पहले भेजे गए। उनका काम था रडार सिग्नल खोजना, उस पर निशाना लगाना और उसे नष्ट कर देना। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल AK भारती द्वारा पुष्टि किए गए एक ऐसे ही ड्रोन ने लाहौर के पास एक रडार को नष्ट कर दिया, जो शायद एक चीनी HQ-9 मिसाइल सिस्टम था, जो पाकिस्तान के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शहर की रक्षा कर रहा था। ऑपरेशन के अंत तक सियालकोट, पसूर और रहीम यार खान में कई रडार साइटें बंद हो गई थी। वही TPS-77 रडार सिस्टम, जिन्हें कभी पाकिस्तान के अर्ली वार्निंग नेटवर्क का सबसे कीमती हिस्सा माना जाता था, अब बेकार हो चुके थे। भारत ने कभी इनका नाम नहीं बताया, लेकिन उन क्षेत्रों में रडार कवरेज के अचानक गायब हो जाने से सब कुछ बयां हो गया। फिर एयरबेस पर हमले शुरू हुए। शुकूर, पेशावर, मलेर, सरगोदा और यहाँ तक कि रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर भी। इस बार पाकिस्तान इनकार नहीं कर सका।
खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि भारतीय मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स कमांड का केंद्र है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। ओसेंट विश्लेषकों द्वारा देखी गई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे पर गड्ढे, जले हुए हैंगर और राख हो चुके बम शेल्टर साफ दिखाई दे रहे हैं। सरगोदा में जहां एलीट नंबर 9 स्क्वाड्रन का बेस है, सिर्फ रनवे के नुकसान की मरम्मत में कई हफ्ते लग सकते हैं। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन क्रेडिबल मीडिया की बात करें तो कई JF-17 और मिराज एयरक्राफ्ट जो मजबूत शेल्टर्स में खड़े थे, शायद क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। लेकिन यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा गया, ये खामोशी से भी लड़ा गया। भारत द्वारा तैनात इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने चीनी रडारों को बाधित किया, कम्युनिकेशंस लाइंस को काटा और संभवतः पाकिस्तानी एयरबेसों के बीच कमांड और कंट्रोल लिंक्स को भी प्रभावित किया। लंबे समय तक पाकिस्तानी कमांड पोस्ट को बस शोर ही सुनाई देता रहा। एक ऐसी सेना के लिए जो इनकार और धोखे की रणनीतियों पर आधारित है, यह एक तरह की लकवे जैसी स्थिति थी। जैसा कि उम्मीद थी, पाकिस्तान ने इन सब बातों से इनकार किया, लेकिन उसकी एयर डिफेंस व्यवस्था पूरी तरह शांत हो गई थी। उनके रनवे टूट चुके थे और उसके अमेरिकी और चीनी सिस्टम वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में फेल हो चुके थे। चीन के लिए ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा नुकसान है, स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी का नुकसान। चीन के लिए ऑपरेशन सिंदूर उसके निर्यात किए हुए हथियारों का खुला युद्ध परीक्षण था। अगर HQ-9, जो चीन का S-300 और पेट्रियट सिस्टम का जवाब है, आने वाली मिसाइलों या ड्रोन्स को रोक नहीं पाए, तो ये बीजिंग के दुनिया भर के ग्राहकों के लिए क्या संदेश देता है? भारत का संदेश स्पष्ट था। चीनी सैन्य तकनीक को जाम किया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। और वॉशिंगटन के लिए भी तस्वीर अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में अमेरिकी TPS-77 रडार सिस्टम का फेल होना टेक्नोलॉजी की कमजोरी और उसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिरी आंकड़े शायद गुप्त ही रहेंगे, लेकिन सबूत तो अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहे हैं। कम से कम एक HQ-9 मिसाइल बैटरी तबाह हो गई है, 3 से 4 बड़ी रडार साइटें जाम या नष्ट कर दी गईं, 11 एयर बेसों पर हमला हुआ, कई लड़ाकू विमानों को शायद नुकसान पहुंचा और उनमें से कई उड़ान भरने लायक ही नहीं रहे। कमांड और कंट्रोल नेटवर्क अस्थायी रूप से बंद हो गया और एक सैन्य बल जो मजबूरी में खामोश हो गया। यह सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, यह समय, रणनीति और तकनीकी श्रेष्ठता का एक शानदार मेल था। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात साबित कर दी कि भारत की वायु शक्ति सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। और दशकों में पहली बार पाकिस्तान न सिर्फ चौंका बल्कि पूरी तरह दबाव में आ गया। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। यह महज 72 घंटों का हवाई अभियान नहीं था,
ये एक रणनीतिक बदलाव था, एक ऐसा पल जिसने लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को तोड़ दिया और इस क्षेत्र में सैन्य शक्ति की रूपरेखा को फिर से दर्ज किया। दशकों तक दक्षिण एशिया की सुरक्षा संतुलन रोकथाम नीतियों और परमाणु हथियारों के खतरे पर आधारित था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस समीकरण में एक नया पहलू जोड़ा। विश्वसनीय, सटीक, पारंपरिक शेष था। भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया, उसने दुश्मन को अंधा कर दिया, पंगु बना दिया, पूरी तरह कमजोर कर दिया। ये सिर्फ बातों में नहीं बल्कि असली कार्रवाई में हुआ। परिणाम पाकिस्तान के लिए ये एक रणनीतिक चेतावनी थी। चीन के HQ-9 से लेकर अमेरिका के TPS-77 तक विदेशी तकनीक पर उसका भरोसा एक बड़ी कमजोरी साबित हुआ। बाहर से लाई गई ताकत देश की अपनी मजबूती का कोई विकल्प नहीं हो सकती। बराबरी का जो दावा था वो टूट गया। अब सबसे बुरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका कमांड चुप था, जो ताकत का संकेत नहीं बल्कि हैरानी और दहशत का था। चीन के लिए दांव और भी बड़ा था। उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल रेपुटेशन अब दांव पे थी। अब सिर्फ विज्ञापन की बातें नहीं बल्कि युद्ध के मैदान के नतीजों से परखी जा रही थी। चीनी रडार जाम कर दिए गए, चीनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स निष्क्रिय कर दिए गए। बीजिंग की एक्सपोर्ट्स यानी सामान बेचने की विश्वसनीयता को नुकसान हुआ है और साथ ही इस क्षेत्र में उसकी प्रॉक्सी लीवरेज भी कमजोर हुई है। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स के पीछे चीन जरूर ये सोच रहा होगा कि ऐसे साथी के साथ जुड़ना कितना जोखिम भरा है जो अपनी ही हवाई सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता। और फिर बात आती है अमेरिका की। अब वॉशिंगटन की इस दोहरी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान को उन्नत हथियार देना और साथ ही भारत के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाना अब एक आसान विरोधाभास नहीं रह गया है। ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका को एक कठिन फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। या तो वह एक उभरते हुए रणनीतिक साझेदार के साथ साफ तौर पर खड़ा हो या फिर पुराने गठबंधनों के चलते क्षेत्र में अस्थिरता का जोखिम उठाए। लेकिन सबसे बढ़कर भारत के लिए ये बड़ा बदलाव का पल है, ना तो हमलावर के रूप में और ना तनाव बढ़ाने वाले रूप में, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में जिसने दिखाया कि 21वीं सदी का आधुनिक युद्ध कैसा होता है, नेटवर्क से जुड़ा, सटीक और नियंत्रित। भारत की कार्रवाइयों ने दिखाया कि वह युद्ध की घोषणा का इंतजार नहीं करेगा। जब उसकी संप्रभुता को खतरा होगा वो तुरंत कदम उठाएगा। और अब भारत के पास तकनीकी, राजनीतिक और सैन्य स्तर पर इतना आत्मविश्वास है कि वह सटीकता और संयम के साथ अपनी ताकत दिखा सकता है। तो अब आगे क्या होगा? ये क्षेत्र एक अनिश्चित शांति के दौर में प्रवेश कर रहा है। यहाँ झड़पें छोटी हो सकती हैं लेकिन उनके परिणाम लंबे समय तक बने रहेंगे। हथियारों की होड़ हो सकती है, नई कूटनीतिक व्यवस्था काफ़ी मुमकिन है, लेकिन अब एक बात बिल्कुल साफ है, दक्षिण एशिया अब रणनीतिक उलझनों का मैदान नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संदेश स्पष्ट है। भारत अब इतिहास पर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि अब वह खुद इतिहास बना रहा है। ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, ये एक नई दिशा है और दुनिया इसे देख रही है। इसके साथ ही हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।